स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा फिजिक्स। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फोर्स। तो इसी सीरीज़ में मैं आपकी सेकेंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था व्हाट इज़ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम ए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था मोशन, व्हाट इज मोशन, और उसी के आगे आपका आया था रोटेशनल मोशन, है ना। और लास्ट में हमने टॉपिक कवर किया था मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों, मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक दूसरा नाम होता है दैट इज टॉर्क। तो अगर एग्जाम में आ जाता है डिफाइन टॉर्क दैट इज सेम एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो टॉर्क क्या होता है? इट इज़ जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। तो टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स आर सेम। ठीक है, अब हमने टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या लिखा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो इफ़ यू नो इट। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कौन सी ऐसा यूनिट में करते हैं? मीटर। ओके, तो दोनों को कंबाइन करके आपकी यूनिट क्या बन जाती है टॉर्क की? दैट इज न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की ऐसा यूनिट अगर पूछी जाए तो दैट इज न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं? बच्चों, आपने क्लॉक देखी है, ठीक है। अगर हम क्लॉक देखें तो क्लॉक कैसे मूव होती है? इस डायरेक्शन में मूव होती है ना। 12, 1, 2, 3 ऐसे मूव होगी ना। तो ये होता है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उससे उल्टा, है ना। तो जब आप क्लॉकवाइज से पीछे की तरफ मूव करते हो 12, 11, 10, 9, तो वो हो जाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कम टू द फिगर्स आई हैव ड्रॉन हियर। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील को जब आप ऐसे मूव कर रहे हो सो दैट इज योर क्लॉकवाइज, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे मूव कर रहे हो दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज हमेशा कैसे कंसिडर किया जाता है? पॉजिटिव। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा कैसे कंसिडर किया जाता है? दैट इज नेगेटिव। क्लियर? इतना क्लियर है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कपल। ठीक है, कपल क्या होता है? जो आपका प्रोडक्ट होता है इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का विच इज नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। कोई सी भी दो फोर्सेस F1 और F2, ठीक है, जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही और वो दोनों इक्वल और अपोजिट है। मतलब मैं 5 न्यूटन ही इधर अप्लाई और 5 न्यूटन की फोर्स इधर अप्लाई कर रही हूँ। इस फोर्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रही हूँ, इस डायरेक्शन को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रही हूँ। ठीक है, तो वो इस बॉडी को कैसे मूव कर देगा? दिस डी इज योर आर्म। ठीक है, ये आपका कपल आर्म है कि इधर से इधर तक का डिस्टेंस भी इक्वल है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस भी इक्वल है। ठीक है, तो जब मैं इसे ऐसे मूव कर रही हूँ तो क्या होगा? कुछ रोटेशन प्रोड्यूस होगा ना। ये बॉडी अपने पाइवेटेड सेंटर से ऐसे करके रोटेट होगी, है ना। तो आपका कपल किसके लिए यूज होता है? कपल वो वाला कपल नहीं, ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। कपल मीन्स टू फोर्सेस। कपल मतलब पेयर होता है, पेयर ऑफ टू फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन के लिए व्हाट इज नेसेसरी? कपल इज नेसेसरी। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज नेसेसरी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू मेक द हैंड रिटन नोट्स। तो कपल से ही आपका न्यू टॉपिक बनता है दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल। कपल क्या था बच्चों? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज विच आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, है ना। अब मूवमेंट ऑफ कपल क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है उस फोर्स का और डिस्टेंस आर्म का। ठीक है, तो इधर से अगर हम टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहें, बस एक चीज़ याद रखना कि जो आपका F1 और F2 है वो इक्वल और अपोजिट है ना। तो F1 और F2 F के इक्वल हुआ। ठीक है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स आप कैसे निकालोगे? F1 इंटू OA, F2 इंटू OB, इन दोनों का सम कर दोगे। तो क्या कॉमन है? F1 एंड F2 आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू F आपका बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ गया OA प्लस OB। ठीक है, और OA प्लस OB आपका क्या था? वो पूरा मिला के था आपका कपल आर्म, तो यहाँ पे आपने उसकी जगह लिख दिया कपल आर्म। तो आपका टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F इंटू कपल आर्म। तो अगर ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ, और अगर न्यूमेरिकल में ये आता है तो यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, फोर्स इंटू कपल आर्म। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपने पहले बहुत बार सुना होगा। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब आप किसी चीज़ को बैलेंस कर लेते हो। तो सेम
इसकी डेफिनेशन में भी यही है, कोई एक बॉडी लिया आपने, मैंने इधर पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपने वर्ड्स में बनाना है, ठीक है। मैंने इधर एक बॉडी ली, मैंने उसमें इधर से भी फोर्स लगाई, उतनी ही इक्वल अपोजिट फोर्स इधर से लगाई, एक लेफ्ट में लगाई, एक राइट में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई, क्या होगा? क्या वो बॉडी मूव करेगी? देयर विल बी नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो, व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट इज प्रोड्यूसिंग नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। मैंने आपको बहुत बार क्लास में भी बताया है, स्टैटिक, जब भी स्टैटिक वर्ड आ जाता है तो मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। डायनामिक आता है मोशन के लिए, जब भी बॉडी मोशन में होती है, क्योंकि दो ही स्टेट्स होती हैं, इधर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज इन मोशन, इधर द बॉडी इज स्टैटिक और द बॉडी इज डायनामिक। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का? जैसे कि मैंने इस हैंड पे ये मार्कर रखा, ठीक है, या मैंने किसी टेबल पे एक बुक रखी। अब ये जो मार्कर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इसमें नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, जो मेरा पाम लगा रहा है। तो क्या ये मार्कर मूव करेगा? नहीं। अगर आप टेबल पे एक बुक रखते हो तो एक तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसमें टेबल लगा रहा है। दैट्स वाई योर बुक इज केप्ट एट रेस्ट ओनली, इट डजंट मूव डाउनवर्ड, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब आपकी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, और उसमें जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, और वो उसको रेस्ट में नहीं आने दे रही, ठीक है। तो अगर आपने एक फुटबॉल को किक किया और उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दैट इज योर डायनामिक मोशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स आपको क्या बताता है बच्चों? कि जब भी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसमें जितने भी मूवमेंट्स लगेंगे, अगर आप उनका अलजेब्रिक सम निकालते हो तो वो आता है 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है? बेसिकली सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आपके किसके इक्वल हो जाएंगे? सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, ठीक है। जितने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लग रहे हैं फोर्स के और जितने क्लॉकवाइज लग रहे हैं, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, और इसका सम उसके सम के इक्वल आएगा। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, दैट इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बता दिया था। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है और क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लगता है ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सिंपल सा ये डायग्राम देखो, ठीक है। एक बॉडी है, उसका वेट यहाँ पे से भी इक्वल उतना ही लग रहा है, वेट इतना लग रहा है, ठीक है, W के इक्वल यहाँ पे हर एक वेट लग रहा है। तो वो पॉइंट जहाँ पे आपका ये जो एल्जेब्रिक सम है इन सारे मूवमेंट्स ऑफ वेट का, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके वेट का जो एल्जेब्रिक सम है, अगर वो 0 आ जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस फिगर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये यहाँ पे इन जितने भी पार्टिकल्स का वेट है वो क्या हो जाएगा? इसका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाएगा और टोटल वेट इसी सेंटर पे आके रुक जाता है, ठीक है। बच्चों, हमारा न्यू टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। कल मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसमें इधर से भी इक्वल वेट लग रहा है उसकी बॉडी का, ठीक है, इधर से भी इक्वल वेट लग रहा है, इधर से भी इक्वल वेट लग रहा है, इधर से भी इक्वल वेट लग रहा है। तो उसका पूरी बॉडी का वेट कहाँ पे लगता है? एक ऐसे पॉइंट पे लगता है जहाँ पे उस बॉडी का वेट आपको इक्वल होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है आपका रॉड, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या जो भी सेंट्रल पॉइंट होता है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। रॉड को अगर आप ऐसे रख रहे हो तो रॉड का ये जो मिड पॉइंट होगा, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर रॉड। सर्कुलर डिस्क आपने देखी होगी, जो पहले CD आती थी, है ना। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। कोई भी सर्कल से रिलेटेड चीज ऐसी होगी, आपका सॉलिड स्फीयर है, ऑलो स्फीयर है, उनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ज्योमेट्रिक सेंटर, जो उनका सेंटर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, अगर आप कोई भी सिलेंडर ले रहे हो, चाहे सॉलिड ले रहे हो चाहे हॉलो ले रहे हो, ठीक है, तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? जो मिड पॉइंट होता है ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर आप एक सिलेंडर बना रहे हो, इसका जो एक्सिस बनाओगे,
इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर, दैट इज मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अगर आप सर्कुलर रिंग ले रहे हो, मैंने आपको बोला कोई भी सर्कल चीज लोगे तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो सेंटर ऑफ द रिंग। नेक्स्ट है आपका ट्राइंगुलर लैमिना और रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना क्या होता है, आपका कोई भी प्लेन सरफेस, अगर आप कोई प्लेन पेपर ले रहे हो ना, प्लेन शीट ले रहे हो, दैट इज योर लैमिना, ठीक है। तो अगर आप ट्राइंगुलर शेप का लैमिना ले रहे हो तो इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। आपका लैमिना आपका एक सिंपल सा ट्राइंगुलर हो गया, ठीक है, जो आपने प्लेन पेपर में एक ट्राइंगल बना दिया। आपको मीडियंस बनाने आते हैं, एक इधर से मीडियन बना, एक इस पॉइंट से और एक थर्ड पॉइंट से, जहाँ पे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियंस का, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेम इज विद द रेक्टेंगुलर लैमिना। अगर आप एक प्लेन रेक्टेंगुलर बनाते हो, उसके डायगनल्स बनाते हो, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगनल्स का, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दैट्स ऑल यू हैव टू लर्न फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये 1 वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं इसका शॉर्ट्स भी डालूंगी, ठीक है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 वर्ड, बट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन इवन लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इनसाइड द मटेरियल ही हो, इट कैन ऑल्सो बी आउटसाइड द मटेरियल। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वन इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे बस एक एक लाइन में आपको समझना है, ठीक है, देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो आपने सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे करना है, कोई भी मोशन जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए चलता है, यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बॉडी यहाँ पे थी, ये एक्सेलरेट होके आई, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई एंड नाउ इट इज, और ये एक्सेलरेट होती हुई अपनी वेलोसिटी चेंज करती हुई आ गई साउथ डायरेक्शन में, तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो इट इज़ वेरिएबल। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो आपका एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका हमेशा सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका बस ये फिगर दिमाग में बिठा लेना, वेन एवर योर फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ये एरो सेंटर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इमेजिनरी फोर्स है, फेक है, ये 99% कभी होता नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट रियल। सो ये जो फोर्स है ये आपका कहाँ लगता है, इट इज़ एक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर की तरफ लगता है, तो दिस एरो इज एट दी corner. Students, I hope you might have taken screenshots of particular topics because these topics are explained in a very easy manner. So take the screenshots and next video of this chapter will be provided soon.